वर्ष 2023 के पहले पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। आज का पॉडकास्ट कार्यक्रम मोदी सरकार के 2022 के किए गए कार्यों के सकारात्मक नकारात्मक पक्षों को लेकर है। कुछ लोग कहेंगे कि आप 2022 तो इतिहास हो गया, बीत गया, तो उस पर अब क्यों। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया कहावत के तौर पर आपको इस बात इतना ही बोलना चाहेंगे, अगर आप भूतकाल में किए गए गलतियों से सीखते हो तो आप भविष्य में नहीं गिरोगे। आज हम इसी को लेकर मोदी सरकार के द्वारा 2022 के कार्यों का समीक्षा लेकर आए हैं। इस पॉडकास्ट में हम महंगाई से लेकर मुद्रास्फीति से लेकर बेरोजगारी से लेकर कुछ अन्य तथ्य भी हैं, उसको भी हम जोड़ेंगे, उस पर हम बात करने जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या है भाई लोग, आप लोग का क्या हाल चाल है? बहुत लंबे समय बाद वीडियो आ रही है, थोड़ा खुद का भी काम है इसलिए वो फंसा पड़ा हुआ है। आप सभी का जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ पत्रकार नवनीत मिश्रा और यह है मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं एक बार फिर आप सभी को मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के पॉडकास्ट में जैसा कि मैंने सारांश दे ही दिया है, बहुत कुछ आप लोगों को बताने को है, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को है, तो बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं और शुरू करते हैं। वर्ष के पहले पॉडकास्ट कार्यक्रम में हम सोचे कि आज पहला दिन है। कहा जाता है कि अगर आज के दिन अगर आप कुछ काम करते हो तो आप वर्ष भर सकारात्मक काम ही करोगे। तो आज के पहले दिन के पॉडकास्ट कार्यक्रम में हम वर्ष 2022 के मोदी सरकार के कार्यों पर ही चर्चा करने वाले हैं, और क्योंकि यह ज़रूरी भी है यह पॉडकास्ट, क्योंकि वर्ष 2022 में यूँ कहें कि बहुत कुछ सकारात्मक गया तो बहुत कुछ नकारात्मक भी रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि नकारात्मकता और सकारात्मकता का जो अनुपात है वो 1:1 है। अगर कोई मैथ का स्टूडेंट यहाँ बैठा होगा, मेरी वीडियो देख रहा होगा, तो समझ रहा होगा मैं किधर इशारा कर रहा हूँ। मैंने कुछ वर्ष 2022 में मोदी सरकार के कार्यों के सकारात्मक पक्ष तैयार किए हैं। पहला पक्ष तो यही है कि वर्ष 2022 में पीएम मोदी ने कार्यों में जीडीपी विकास दर को बनाए रखा है। अब जीडीपी विकास दर की जब बात करता हूँ तो समावेशी विकास अलग चीज़ है, जीडीपी विकास दर अलग चीज़ है। इस पर किसी और दिन हम लोग बात करेंगे। वर्ष 2022 में उनके कार्यों के सकारात्मक पक्ष का दूसरा बिंदु अगर मैं बात करता हूँ तो विदेश नीति को बेहतर बनाया गया है। विदेश नीति बेहतर बनाई गई है, जिसका जो कि पहले जो नीति थी भारत की, जैसे कि देखो समझो करो, ठीक है। अब जो भारत की विदेश नीति है, समझो, उसका पूर्व धारणा लगाओ, अनुमान लगाओ, और फिर उसके हिसाब से अपनी कार्यवाही शुरू करो कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो उसको तुम बेहतर बनाओ, उसको तुम और ज़्यादा बेहतर बनाओ अपने आप को। तो वो नीति से भारत की जो कूटनीति है, विदेश नीति है, वो बेहतर हुई है पिछले कुछ सरकारों के विदेश नीति से। और इसका कारण भी है। देखिए, दो चीज़ों को समझना जरूरी है। स्पेशलिस्ट का जो काम होता है वो स्पेशलिस्ट ही करता है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। क्या करते थे पहले? IFS अधिकारी थे। अच्छा, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं, तो उनको पता है कि किससे मिलना है, किससे बात करना। अभी एक उदाहरण देता हूँ, फिर देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान विभिन्न मंचों पर उनसे सवाल पूछा गया। एक उदाहरण के तौर पर ये भी लीजिए कि उनसे ये भी कहा गया कि भारत जो जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि जो भारत तेल खरीद रहा है उसमें यूक्रेन के लोगों का ब्लड है। तो इस तरह की चीज़, तो उन्होंने इसको लेकर समझकर एक मानवता अलग चीज़ उन्होंने बताया कि देश का जो हित होगा वही हम करेंगे। नतीजा आगे हम बताएंगे। उनके ये नतीजा सकारात्मक पक्ष के तौर पर बन के आया, जो कि यहाँ तीसरा बिंदु है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो विश्व परिस्थितियाँ, आपूर्ति की जो समस्या ऐसे होने के बाद भी भारत में थोक महंगाई दर अभी भी नियंत्रण में है। लेकिन एक बात जानना जरूरी है कि दुनिया के मुकाबले भारत में थोक महंगाई दर नियंत्रण में है, खुदरा महंगाई दर नियंत्रण में है। लेकिन भारत की लिहाज से देखा जाए तो अभी भी भारत में थोक महंगाई दर नियंत्रण में नहीं है, खुदरा महंगाई दर नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप जाइए, अगर सुबह ब्रेकफास्ट आप करते होंगे तो ब्रेड चाय पीते होंगे, तो ब्रेड आप जो स्लाइस होता है उसको खरीदने जाइए, उसकी कीमत 15 रुपये है।
और ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 महीने से इसके दाम बढ़े हैं। आप गुड डे के बिस्किट खरीदने जाइए, काजू वाला या क्या कहते हैं वो, उसका एक पैकेट खरीदेंगे तो उसका पहले कीमत था 35 रुपया, हुआ फिर 30 रुपया, फिर 35 रुपया, फिर 40 रुपया। मक्खन वाला ब्रेड खरीदने जाइए, उसके स्लाइस वाले जो ब्रेड होते हैं उसको खरीदने जाइए तो उसके आपको पहले था वो 40, अब 45, कहीं 50 मिलता है। लेकिन देखा जाए आंकड़े के अनुसार भारत में महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण में ही है बस का कारण यही है कि भारत ने अपना हित देखा। तेल डीजल कच्चा तेल रूस से मंगाता रहा, अब तो वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि प्राइस कैप लग गया है, और उसके बाद भी देखना है। भारत प्राइस कैप मानेगा नहीं, लेकिन तब भी जो शिपमेंट होता है वो शिपमेंट कैसे आएगी वो भी प्रोसीजर आगे देखना होगा, उसमें हम बताएंगे आगे क्या होता है। वर्ष 2022 में मोदी सरकार के कार्यों की समीक्षा में सकारात्मक पथ ये भी है। एक चौथा बिंदु ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वैज्ञानिकों की सलाह को माने। भारत में जो रिसर्च, देखो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत है। कुछ एक रिपोर्ट से आई थी कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना पैसा नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ पैसे डालने पड़ेंगे क्योंकि हमको एक बात जानना होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में का ही नतीजा है कि भारत ने अपना समय रहते वैक्सीन बनाया, कुछ मेडिकेट्स बनाए, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट भी किया, वैक्सीन मैत्री करके हम लोगों ने पास के अपने देशों में जो है उनको दिया। तो ये हम लोगों ने किया। तो वो कैसे किया? हम लोगों को ऐसे ही दुनिया में नहीं कहा जाता। मेडिसिन सेंटर, दुनिया की मेडिसिन सेंटर भारत को कहा जाता है। वर्ष 2022 में सकारात्मक पक्ष के आगे जो तथ्य है उसमें पांचवा जो तथ्य है वो मोदी सरकार के कार्य समीक्षा का पांचवा बिंदु यही है कि देश में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसकी संख्या बढ़ी है। साथ ही साथ यूपीआई का जो खिंचाव है वो पश्चिम में भी महसूस किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले की बात है, न्यूज़ कवर कर रहे हैं, उसका भी न्यूज़ हम आपको इसी में जोड़ दे रहे हैं कि G20 जो जिसकी मेज़बानी इसी साल भारत करने वाला है, प्रेसिडेंसी शुरू हो चुकी है भारत की। तो उस संदर्भ में भारत में कुछ डेलीगेट्स आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने कुछ शॉपिंग की जिसका और जो पेमेंट किया वो ऑनलाइन था, और वो ऑनलाइन पेमेंट किसी एक ऐप के माध्यम से किया गया। तो इसके अलावा जर्मनी भी कह रहा था कि जर्मनी भी कहता है कि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के और यूपीआई के माध्यम से पश्चिम को सिखा सकता है। तो इस तथ्यों को भी समझने की ज़रूरत है कि भारत का जो यूपीआई है इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्ट्रेंथन में जब कहता हूँ कि बात, तो इसको समझने की ज़रूरत है। ये अपने आप में काफ़ी मजबूत सिस्टम है, परंतु इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो मोदी सरकार के कार्यों के अंतर्गत अब नकारात्मक पक्षों पे भी हमको आना पड़ेगा। अगर 5 सकारात्मक पक्ष थे तो नकारात्मक पक्ष भी हैं, और वो नकारात्मक पक्ष थोड़ा ज़्यादा ही भारी हैं, जो कि इनके सकारात्मक पक्ष को ओवरलैप कर दे रहा है या ढक दे रहा है। पहला तो यही है कि जो 8 सालों में पीएम मोदी के जो रुपया का स्तर है, आप इसको गूगल भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो इंडियन करेंसी अगेंस्ट डॉलर, ऐसे करके लिखोगे तो आपको एक चार्ट बनकर आ जाएगा, उसको आप देख सकते हो। उसमें तो 8 सालों के कार्यकाल के अंतर्गत देश में जो रुपया है उसका स्तर काफ़ी गिरा है। और ये एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि क्या ये 8 सालों में ही भारतीय रुपये गिरा है? तो जवाब होगा नहीं। ये रुपया लगातार गिर रहा है जब से ये $1 की कीमत 1 रुपया इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, उसके बाद से निरंतर गिरता गया। भारत जो 1991 में अपने आर्थिक कमजोरी के स्तर पे था तो और ज़्यादा गिरा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी गिरा। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट अर्थात पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री बने और यूपीए 2 अर्थात मतलब कांग्रेस में से यूपीए 2 मतलब कांग्रेस से जब सरकार से सत्ता लिए, तब भारत की जो करेंसी थी, आप चेक कर सकते हो, आप जाओगे मैक्स पे जब क्लिक करोगे तो मैक्स ईयर बाइज आ जाएगा, ईयर बाइज आ जाएगा। तो उसमें जब जाओगे तो उस पर ले जाओगे पॉइंटर तो पता चल जाएगा। उस समय 61 रुपया 50 पैसा था, 61 रुपया 50 पैसा 2014 में।
2014 की जब बात आती है तो 2009 का जो मंदी जो आया हुआ था, बराक ओबामा भी आए हुए थे भारत, तो उसका इम्पैक्ट भारत में काफ़ी लंबे समय तक था। आपको पता होगा 2014 तक जिसको मोदी लहर करके जीत बताया जा रहा था, वो मोदी लहर से ज़्यादा कांग्रेस की और यूपीए की सरकार के जो कार्यकाल के दौरान किए गए जो काम थे उसके खिलाफ जो जनता का गुस्सा था वो ज़्यादा था। आपको याद होगा कितने सिलेंडर मिलते थे, गाड़ी में कितने कितने रुपए के प्याज बिकते थे। तो उस एंटी इनकम्बेंसी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा एंटी इनकम्बेंसी करना। उस पर गुजरात मॉडल बता के पीएम मोदी सत्ता में आए थे। आपको बहुत पुराने चीज़ याद दिला रहे हैं क्योंकि वो सब चीज़ पढ़ा है मैंने, अपने स्टूडेंट लाइफ में देखा भी है। पीएम मोदी का कार्यकाल का दूसरा नकारात्मक तथ्य क्या है? दूसरा नकारात्मक तथ्य है कि 8 सालों में पीएम मोदी इंडिविजुअल तौर पर चीन से कई बार मिले। चीन के नेता राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, उनके यहाँ भी शी जिनपिंग को लेकर हम एक स्पेशल पॉडकास्ट लाने वाले हैं, और साथ में भारत चीन विवाद जो सीमा विवाद है उसको लेकर आने वाले हैं, और साथ ही 1962-1967 का भी लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देगा, जिससे कि हमको आगे की वीडियो बनाने में और ज़्यादा प्रेरणा मिलती रहे आपसे। हम इसको और ज़्यादा बेहतर करेंगे, अपने बोलने के अंदाज को भी और ज़्यादा बेहतर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि 8 सालों में चीन को लेकर पीएम मोदी की सरकार में कोई साफ चीज़ें नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो, ऐसे आप लोग देखो, पाकिस्तान को लेकर भारत का नज़रिया क्या है? पाकिस्तान को लेकर हम जान रहे हैं कि पाकिस्तान बना ही है इसलिए क्योंकि भारत के हर काम में अड़ंगा उसको लगाना है, हर काम में अड़ंगा लगाना है। लेकिन चीन को लेकर तो हमारा ये पता है कि पाकिस्तान को हमको कैसे टैकल करना है, पाकिस्तान के लिए प्लान तैयार है। चीन को लेकर अभी हालिया समय G20 बैठक के लिए इंडोनेशिया में पीएम मोदी थे। शी जिनपिंग से खुद इंडिविजुअली तौर पे मुलाकात की, आप वो वीडियो भी देखे होंगे। वो वीडियो में आमने सामने मिल रहे थे। परंतु अगर हम बात ये करें कि उसके बाद क्या हुआ, तवांग की घटना हो गई। क्या तवांग पहली बार हुआ? तवांग पहली बार था नहीं, ना ही गलवान पहली बार था। तवांग का मामला 1962 से भी जुड़ा हुआ है और ना ही आखिरी बार होने वाला है। लेकिन क्या हम उस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से हम पाकिस्तान को लेकर अपनी नीति बनाए हुए हैं, जो कि सटीक नीति है? तो क्या हमारे चीन को लेकर वो नीति है? वो समझने की बात है। हम ये भी देखने की बात है, क्वाड को लेकर हम यूएसए के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हमको ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या क्वाड में यूएसए जुड़ा है और इधर पीछे पाकिस्तान को अलग अलग आतंकवाद के नाम पे लड़ने के जो हो रहा है उसमें फंड किए जा रहा है। और आपको ये भी बता देते चलें कि पाकिस्तान FATF से बाहर आया है, उसका कारण भी यूएसए है, क्योंकि FATF में चीन का यूएसए का काफ़ी चलता है। तीसरा जो सबसे नकारात्मक तत्व हमको देखने को मिला वो है बेरोजगारी। आप देख सकते भी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। वो नामचीन अखबार का वेबसाइट है, उस पर जाके आप उस डाटा को पढ़ सकते हैं जो हालिया ही आया है। इससे आपको बेरोजगारी पता चलेगा। बेरोजगारी की जब बात आती है तो 8 सालों में पीएम मोदी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी रही है। उस वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। उस बेरोजगारी और ज़्यादा तब बढ़ गई जब कोरोना वायरस आया, जो मतलब ये कह सकते हैं, आप ऐसे ही बात कर सकते हैं कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा गरीबी में आटा गीला। तो ये सब जो कोरोना वायरस आया वो और उसको बराबर कर दिया जो होना चाहिए, जो उस पर। लेकिन देश की आबादी जो है वो उस आबादी के हिसाब से क्या जॉब मिल सकते हैं? जवाब है नहीं। तो क्या उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये देखने की ज़रूरत है। क्या हम बना सकते हैं? अभी जब इस मामले पर हम न्यूज़ कवर करते हैं तो जो भाजपा के स्पोक पर्सन होते हैं वो ये कहते हैं कि मुद्रा योजना है, हमने मुद्रा योजना किया। लेकिन मुद्रा योजना किया अगर सब कुछ सही चल रहा था तो अभी कुछ ही समय पहले पीएम मोदी ने कहा था कि जितने सरकारी रिक्त पदे हैं उसको भरे जाएंगे। इस पर भी थोड़ा सी बात करने की ज़रूरत है। जो रिक्त पदे भरे जाएंगे वो का जो तरीका है वो, उस पर भी हम बात करें। परीक्षा में कितना ज़्यादा आप इंग्लिश का उपयोग करते हैं वो भी एक चर्चा का विषय है।
क्योंकि देखने वाली बात है, उस पर भी बात करने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे। मोदी सरकार के कार्य समीक्षा के दौरान चौथा नकारात्मक जो तथ्य है उसमें भ्रष्टाचार का जो बात है वो खेल जारी है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले रिवाइंड करते हैं। 15 अगस्त 2022 पीएम मोदी ने देश को विकसित देश बनाने की बात कही और शपथ में एक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात थी। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप सभी ने समाचार पत्र पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल देखा होगा, कुछ सोशल मीडिया पर दिखते रहेंगे, वो देखते होंगे। आपने क्या देखा? अभी हालिया समय में एक कोई कर्मचारी था सरकारी, वो QR लेके घूम रहा था। आपने देखा होगा वो वीडियो। अब उस वीडियो को मैंने बहुत खोजा, ढूंढा, हर जगह वही चीज़, एक ही चीज़ दिखने को मिला। नए नए तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। अब आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो, डायरेक्ट सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ के भ्रष्टाचार को कैसे करो? भ्रष्टाचार यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप जो 1 रुपया भेज रहे हो वो पहुँचते पहुँचते जनता तक 25 पैसा हो जा रहा है। ये बात राजीव गांधी के समय की थी, वो मैं भी पढ़ा हूँ, आप लोग भी सुने होंगे। वो कहते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ और राज्य में एक ज़िले में किसी जनता तक पहुँचते पहुँचते वो 1 पैसा हो जाता है। तो जो इस बीच में जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के बाद भी जो भ्रष्टाचार के नए गेम हो रहे हैं उसको समझना ज़रूरी है। और ये भी बताना ज़रूरी है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार 8 सालों में कम नहीं हुए। जो कि यूपीए में थे वही बने हुए हैं, जो थोड़े बहुत ऊपर लेवल में थे जिसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में किए गए वही छूता रह गया। उसमें भी भ्रष्टाचार की बात है कि देखने की ज़रूरत है कि जो नीचे का जो उसको चलाने वाला जो बाबू और अधिकारी है वो किस में संलिप्त है, क्योंकि उसी से नीचे से भ्रष्टाचार अब शुरू हो रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है। मोदी सरकार के कार्य समीक्षा में सबसे नकारात्मक जो है वो देश में पहले की सरकारों के समान ही देश में लोकतांत्रिक गणवेश का चौथा स्तंभ, जिसको हम पत्रकारिता प्रेस कह रहे हैं, वो समझने के लिए है कि जो हम लोग का इंडेक्स आया है 23 मई 2022 को 150वां रैंक है। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि क्या वो इंडेक्स उतना सही है? भारत जैसा लोकतांत्रिक गणवेश, जब हम दुनिया में जाके कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक गणवेश, लोकतांत्रिक देश के हैं, लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है, तो ये क्या हम ये कह पाएंगे कि हम इस देश ऐसे देश से हैं जहाँ के पत्रकारों का जो इंडेक्स है 150वां है? हमसे पीछे कौन है? हमसे पीछे अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। तो ये समझने की ज़रूरत है हम किस नेशन की कैटेगरी में जाके बैठे हुए हैं, किस नेशन की कैटेगरी में जाके बैठे हुए हैं। और इस मामले पर हम डेडिकेटेड पॉडकास्ट लेने वाले हैं। डेडिकेटेड पॉडकास्ट होगा और बहुत कुछ होगा, क्योंकि आप सच मानिए, क्योंकि इसी क्षेत्र से हूँ तो मुझे इस मामले में काफ़ी कुछ पता है। और ये जब भी मैं इस पर बात करूँगा तो सिर्फ बात वर्तमान पे नहीं होगी, बात ब्रिटिश शासनकाल की भी होगी, उस समय से लेकर आज तक की। तो आज के लिए जो पॉडकास्ट है वो बस इतना ही। आने समय में और भी ज़्यादा पॉडकास्ट लाने वाले हैं। पॉडकास्ट में अगर हम आने वाले समय की कुछ बात करें तो कुछ हम बात करने वाले हैं यूट्यूब पे बैठे हुए ऐसे कई क्रिएटर्स के, इसके साथ ही साथ चीन के जो भारत चीन जो सीमा विवाद है और इसमें जो चीन का रुख है, इसके साथ ही जियो पॉलिटिक्स पे बहुत सारे बात हम लोग करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और तब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।